बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले थे। कल हमने स्टार्ट किया था, बेसिकली कल मैंने पहला लेक्चर बनाया था स्टोइकियोमेट्री के बारे में। मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री का 1 घंटे का लेक्चर था। स्टोइकियोमेट्री के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, किसके बारे में कुछ वहाँ पर बेसिक बताए थे। पर वहाँ पर कुछ बच्चों को बेसिक्स नहीं पता थे, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद स्टोइकियोमेट्री का जो पार्ट 2 आएगा, लेक्चर 2 आएगा, वो कल आ जाएगा। आज मैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर कवर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, जो कि बेसिक्स होते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एंड एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ 20 एलिमेंट विद ट्रिक्स के साथ हम क्या करेंगे, याद करेंगे। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका मतलब होता है एटम। पहले मैं आपको एटम यहाँ पर समझाता हूँ, उसके बाद वहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि एटम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, एक रोड है। क्या है मेरे पास, एक रोड है। किसकी, आयरन की। मेरे पास क्या है, आयरन की एक रोड है। मेरे पास क्या है, आयरन तो आपको पता है कि जो कि बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो बेसिकली छत रूफ लगती है ना, तो उनकी फॉर्मेशन के लिए किसको यूज़ किया जाता है, आयरन को यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ किया जाता है, आयरन को यूज़ किया जाता है। अगर मैं बोलूँ कि अगर बेसिकली ये इतना बड़ा मैटर है, मतलब इतना बड़ा मैटर है, पर अगर मैं बोलूँ कि ये भी छोटे छोटे रिपीटेड यूनिट्स का बना होता है। रिपीट का मतलब होता है एक यूनिट, ये रिपीट होता है, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा, पंचवा, छठा। रिपीटेड यूनिट मतलब रिपीटेड यूनिट का बना होता है। क्या होता है, रिपीटेड यूनिट का बना होता है। अब यहाँ पर आप बना लेना, पूरा मैं पूरा नहीं बना रहा। मतलब ये भी जो पूरा आयरन का एटम होता है, पूरा ये आयरन होता है, ये भी छोटे बेसिकली रिपीटेड यूनिट का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम कहते हैं मतलब इसके अंदर क्या है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये आयरन है, अगर ये मेरे बोल रहा हूँ कि ये आयरन की एक रोड है, मतलब ये आयरन की एक रोड है, तो इसके अंदर सारे एटम किसके होंगे, आयरन के होंगे ना। आयरन के सारे एटम होंगे, ये आयरन है, तो ये क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट सिंपल सा मतलब है, मैं आपको यही बता देता हूँ। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। मतलब जब सेम टाइप ऑफ एटम आपस में कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कंबाइन हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम विदाउट रिएक्टिंग टू ईच अदर इज नोन एज एलिमेंट। उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। एटम क्या होते हैं, एटम ये छोटे रिपीटेड यूनिट होते हैं ना, ये छोटा, इसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम के बारे में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बातें करते हैं, पर पहले एलिमेंट की छोटी सी डेफिनेशन थी, वो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर पहले आप एलिमेंट की डेफिनेशन लिख दो कि एलिमेंट क्या होता है। क्या होता है कि आप एलिमेंट की पहले डेफिनेशन लिख दो कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ तो एलिमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम विदाउट रिएक्टिंग। सही है। तो एलिमेंट काफ़ी डेफिनेशन थ्योरी उठती होगी, क्योंकि वहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा ना, इसकी वजह से। सही है। तो एलिमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। क्या, एलिमेंट। अब यहाँ पर मैंने आयरन ली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कौन सी चीज़ लूँ, सही है। अब चीज़ जो कि सेम टाइप ऑफ एटम के ऊपर बनी हो, तो उसे मैं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिल्वर ले ली, यहाँ पर मैंने इसे सिल्वर ले लिया। क्या ले लिया, सिल्वर ले लिया। मैंने यहाँ पर एक क्या ले लिया, एक गोल्ड का पीस ले लिया। क्या लिया, एक गोल्ड का पीस लिया। तो गोल्ड क्या होता है, गोल्ड के एटम से ही बना होता है। कि ये जो गोल्ड होता है ना, ये छोटे गोल्ड के एटम से बना होता है। किससे बना होता है, गोल्ड के एटम से बना होता है। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर भी एक एलिमेंट होता है। ये भी क्या होता है, एक एलिमेंट होता है।
एलिमेंट होता है, ये भी क्या होता है, एलिमेंट होता है, क्या होता है, एलिमेंट होता है, ये भी क्या होता है, एलिमेंट होता है, ये भी क्या होता है, एलिमेंट होता है। और ये क्या बना होता है, सिल्वर के छोटे 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 एटम, सिल्वर के एटम से बना होता है, सही है। तो जो एलिमेंट होता है ना, अगर मैं दुनिया के अंदर देखूँ तो पूरी दुनिया के अंदर टोटल एलिमेंट क्या होते हैं, 180 एलिमेंट होते हैं। 180 एलिमेंट दुनिया के अंदर अभी डिस्कवर किए जा चुके हैं। क्या होते हैं, 180 एलिमेंट होते हैं। मतलब इतने एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल, आपने देखा होगा ना, एक पीरियोडिक टेबल होता है, उसके अंदर इतने एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 180 एलिमेंट टिल नाउ अभी तक क्या किए जा चुके हैं, डिस्कवर किए जा चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था, सिल्वर बताया, गोल्ड बताया, आयरन बताया, कार्बन हो गया मेरे पास, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन होती, ये क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि एलिमेंट क्या होता है। मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब जब सेम टाइप ऑफ एटम क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब इस एलिमेंट के बाद हम और कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस एलिमेंट के बाद के अंदर आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल के अंदर क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल के अंदर लिख सकते हो, आयरन हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर के बाद क्या हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, और भी क्या होते हैं, कार्बन हो गया मेरे पास, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कार्बन हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। उसके बाद एलिमेंट के बाद हम पढ़ते हैं एटम के बाद, एलिमेंट के बाद मैंने आपको एटम के बारे में बताया। मैंने बोला एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। मैंने बोला क्या, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, एंड यूनिट या फिर यूनिट मीन्स छोटा सा हिस्सा जो कि रिपीट होता रहता है, छोटा सा हिस्सा, यूनिट या पार्ट या सेगमेंट भी आप बोल सकते हो। एलिमेंट मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या है, मतलब जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आयरन हो गया, ये क्या है, मेरे पास आयरन है, ये बेसिकली आयरन की सैंपल होती है, आयरन की सैंपल ये होती है। ये मेरे पास क्या हो गया, कॉपर, कॉपर हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, गोल्ड हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम हो गया। ये मेरे पास क्या होते हैं, प्लेटिनियम, गोल्ड, कॉपर और आयरन, ये मेरे पास क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, और दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये क्या कर सकते हैं, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। दे ये इंडिपेंडेंटली, बेसिकली ये जो एटम होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। पर अगर मैं बात करूं, मेरे पास हो गया हाइड्रोजन हो गया, मेरे पास ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मेरे पास नाइट्रोजन हो गया। तो ये क्या करते हैं, कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। फिर क्या करते हैं, आपने देखा होगा, ये H2O, ये O2, ये N2, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो एटम होता है वो भी, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट या मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कि, या वो यूनिट होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। उससे मैं क्या बोलता हूँ, एटम कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए ऐसे एटम के जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब इनको आपस में रिएक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद एटम के बाद आ जाता है मॉलिक्यूल। व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है? अगर मैं मॉलिक्यूल की सिंपल सी बात करूं तो मैं बोलता हूं ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, एटम का ग्रुप। या मॉलिक्यूल भी क्या होता है, मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट स्पेशीज होती है, मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट स्पेशीज होती है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एटम और मॉलिक्यूल के अंदर क्या फ़र्क होगा, तो आप बोलोगे एटम एक होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एटम आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं ना, मतलब जब एटम के अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाता है ना, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मॉलिक्यूल और एलिमेंट के अंदर कौन सा फ़र्क होता है, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, पर जो एलिमेंट होता है ना उसके अंदर
रिएक्ट नहीं करते, मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं करते, केमिकली रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल मेरे पास हो गया मालिक्यूल, तो मालिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम, एटम का वो ग्रुप जो कि बनता है तब जब बेसिकली जो एटम होते हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट होते हैं, मतलब जब भी एटम के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, मालिक्यूल बनता है। और अगर मैं मालिक्यूल की बात करूं तो वो ग्रुप ऑफ एटम होता है। अब ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, मालिक्यूल इज आल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट और मैटर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हो गया ना, पहले ये हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म के अंदर था, पर एटॉमिक फॉर्म के अंदर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर क्या कर सकता है, एग्जिस्ट करता है। दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। किसके अंदर होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आपने देखा कि ये किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर। हाइड्रोजन हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस जिसको हम बेसिकली इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन गैस। और ये मेरे पास क्या हो गई, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस हो गई। सही है, नाइट्रोजन गैस ये बेसिकली 78% इन्वायरमेंट के अंदर होती है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप नोट कर सकते हो। 78%। ऑक्सीजन क्या होती है, 21% होती है इन्वायरमेंट के अंदर। सही है। हाइड्रोजन बहुत ही कम होती है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, लिटिल अमाउंट, लिटिल अमाउंट, कम होती है। लिटिल अमाउंट के अंदर होती है, मतलब कम अमाउंट के अंदर होती है। क्या होती है, लिटिल अमाउंट के अंदर होती है, जो मेरे पास हाइड्रोजन होती है। तो आपको समझ में आया, मैंने बोला। अब मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो अभी गौर से सुनिए। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि हम क्या पढ़ने वाले थे, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11। क्लास 11 के लिए कुछ हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने वाले थे। सबसे पहले मेरे पास क्या था, सबसे पहले मेरे पास था एलिमेंट। मैंने बोला कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होता है, मतलब जब एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं पर वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा एटम। एटम क्या होता है, मैंने बोला कि एटम किसी भी एलिमेंट या मैटर का क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। तो मैंने आपको वो एग्जांपल बताए, मेरे पास आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर जो कि आप वायरिंग में यूज़ कर सकते हो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास ये हो गए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब ये एग्जिस्ट कर सकते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर। देखो ऑक्सीजन पहले नहीं था, मतलब ये सिंपल था ना, हाइड्रोजन सिंगल था, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, पर इसने दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 बना लिया, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर देता है। तो मतलब इन दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन गई, ऑक्सीजन गैस बन गई, नाइट्रोजन गैस बन गई। तो ये नेचर के अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। और ये अगर ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर आ जाए ना, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे से, मतलब रिएक्ट कर जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल तो आपको मैं बताता हूँ कि स्टेबिलिटी क्या होती है, अनस्टेबल क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, हमारे बेसिक कोर्स का वो पार्ट है। उसके बाद मैंने आपको मॉलिक्यूल बताया। मैंने बोला मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल भी एटम का ग्रुप होता है, पर आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है, पर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। सही है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको मॉलिक्यूल के बारे में बताया, तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। कंपाउंड के अंदर और मॉलिक्यूल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास हो गया वाटर। वाटर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, वाटर एक मॉलिक्यूल होता है। सही है। अब वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, किसके, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के, और एक क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एटम होता है। एक क्या होता है, ऑक्सीजन का एटम होता है। 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है। किसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो मैंने बोला कि क्या ये मॉलिक्यूल है,
आपने बोला बिल्कुल ये मॉलिक्यूल है। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसे मैं बोलता हूँ एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी क्या होती है इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो नोट कर लें, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, फिर मैं आपको मिटाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से मिटाने वाला हूँ। सही है, ये चीज़ मैंने मिटा दी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर नहीं लिया तो फिर वीडियो को पीछे करके ले लो, क्योंकि मेरे पास बोर्ड के ऊपर जगह नहीं है। अब एलिमेंट ऊपर लिखा हुआ है वो रखा रहने दो, इससे ऊपर मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम present in molecule is called atomicity। सही है, एटॉमिसिटी क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल ले लूँ, मतलब मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। कि मैंने बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। अब ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं या सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ओ सॉरी इस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, उसे मैं क्या बोलता हूँ? एटॉमिसिटी बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे 2। क्यों? वाई 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 ऐसा क्यों हुआ? वाई, तो आप रीजन दोगे बिकॉज 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 के जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है। क्या है? 2 ऑक्सीजन एटम। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसकी एटॉमिसिटी 2 क्यों है? क्योंकि हम बोलेंगे कि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि वाटर की एटॉमिसिटी क्या होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है, वाटर की एटॉमिसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे 3। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन के एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 3 हो गई। अगर मैं बोलूँ इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि S8 की एटॉमिसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे 8। हाँ, ये सल्फर, अगर एक सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर, 8 सल्फर आपस में जुड़ जाते हैं तो ये भी बन जाता है। ये भी बेसिकली कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर कितने, हम बोलेंगे 8, मतलब 8 सल्फर के एटम आपस में मिले हुए हैं, तो ये मेरे पास बना है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 8 होगी। क्या होगी इसकी? 8 होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं बोलूँ कि कार्बन 64 में, इसको छोड़ो, हम ये साथ लिख सकते हो। हाँ, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? ग्लूकोज का। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, नोट कर लो, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। अब इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? इसकी एटॉमिसिटी होगी 6 ऑक्सीजन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम, 6 कार्बन के एटम। तो ये 6 और 6 क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा प्लस, और 12 और 12 क्या हो जाएगा? 4 2 24। इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। मतलब इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास अब शुगर का फार्मूला होता है, या शुगर को छोड़ो, अभी आप सिंपल से समझने की कोशिश करो। हाँ, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है। इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 4 ऑक्सीजन के एटम है, 4, 1 सल्फर का, 5 हो गए, 2 किसके हो गए? हाइड्रोजन के, 5 6 7, इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 7 हो गई। किससे हुई थी आपको बताता हूँ। 2 हाइड्रोजन के एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर का एटम, 4 इसके एटम, तो 1 को 4 5 5 6 7 7 हो गई, 7 इसकी एटॉमिसिटी हो गई।
उसके बाद दूसरा क्या होता है एलिमेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल इसे प्रैक्टिस करते रहो। नाइट्रोजन N2 की एटोमिसिटी क्या होगी, आप सिंपली बोल दोगे 2। क्यों, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के एटम होते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एटोमिसिटी का, समझ में आया आपको, एटोमिसिटी समझ में आई। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, बस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। तो एटोमिसिटी आपको समझ में आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एटोमिसिटी आपको समझ में आया। अगर मैं एटोमिसिटी की बात करूं तो यहाँ पर कंपाउंड, अब कंपाउंड, पहले कंपाउंड को छोड़ो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ने वाले हैं। एटोमिसिटी का स्क्रीनशॉट ले लो, एटोमिसिटी अपने लिख लिया होगी। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूल के टाइप्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम दो मेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरे होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंस क्या होता है, सही है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंस क्या होता है, होमो का मतलब क्या होता है, बेसिकली होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, डिफरेंट। एटॉमिक का मतलब होता है कि एटम, एटॉमिक का मतलब होता है एटम, एटॉमिक का मतलब होता है एटम। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम। और मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल इन विच सेम टाइप ऑफ एटम आर कंटेन, मतलब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम जब आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन हो सकता है, ऑक्सीजन हो गया। अब जब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो मेरे पास O2 बनता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ता है तो मेरे पास H2 बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ता है तो मेरे पास N2 बनता है। तो ये सारे क्या हो गए मेरे पास, ये सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। मेरे पास सल्फर 8 हो गया, जब सल्फर के 8 एटम आपस में मिलते हैं, मतलब एक सल्फर प्लस सल्फर प्लस सल्फर। अब यहाँ पर बहुत सारे सल्फर के एटम मिलेंगे, जब 8 मानेंगे हम, यहाँ पर मैं सारे नहीं बना सकता, पर मतलब 8 सल्फर के एटम मिलेंगे, मतलब एक सल्फर का एटम, दूसरा सल्फर का एटम, तीसरा सल्फर का एटम, चौथा सल्फर का एटम, पांचवा सल्फर का एटम, छठा सल्फर का एटम, सातवां सल्फर का एटम, आठवां सल्फर का एटम, मतलब ऐसे 8 सल्फर के एटम मिलेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, सल्फर का ये मॉलिक्यूल बनेगा, सल्फर का ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है कि जब एटम सेम टाइप ऑफ एटम हो, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम होता है तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब डिफरेंट हो। मेरे पास H2 हो गया, अब इसके अंदर दो क्या है, दो तो हाइड्रोजन है पर एक ऑक्सीजन आ गया, तो मतलब दो डिफरेंट एटम है। मेरे पास C6H12 और 6 हो गया ग्लूकोज, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मेरे पास क्या हो गया H2SO4 सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। मेरे पास क्या हो गया सल्फ्यूर C2H6 है। ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास इथेन हो गई, इसको क्या कहते हैं, इथेन। मेरे पास इथेन हो गई, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, सही है। तो इथेन हो गया मेरे पास, अगर मैं बात कर रहा हूँ, इथेन हो गया मेरे पास, तो उसके बाद C3H8 मेरे पास क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया। CHO4 मेरे पास क्या हो गया, मीथेन हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब ये डिफरेंट एटम से बने होते हैं। मेरे पास H हाइड्रोजन आयोडीन बन गया,
हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ये भी मेरे पास क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, मतलब डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आपको समझ में आया कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जो डिफरेंट एटम से बने हो। होमो एटॉमिक का मतलब होता है कि जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने हो। मतलब ये मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। जबकि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से क्या बने होते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बने होते हैं। सही है। मॉलिक्यूल तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल क्या होती है। ये क्या कर सकता है, ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हमेशा ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है। एटम का क्या होता है, ग्रुप होता है। एटम का क्या होता है, ग्रुप होता है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी वजह से ये इंडिपेंडेंटली, मतलब ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। सही है। और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ये आपको समझ में आया। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। एटम क्या होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बाद पढ़ने के बाद इस लेक्चर की दूसरी वीडियो आएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है और मैं नॉइज़ की वजह से, मतलब आपको डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि कैमरा के अंदर जो फ़ैन होगा उसकी नॉइज़ आएगी, जिसकी वजह से मैं फ़ैन ऑन नहीं किया हुआ है। इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो कल की का पार्ट मैं कल बनाऊंगा। ये पहला पार्ट होगा, दूसरा कल का इसका पार्ट आ जाएगा। पर एक टॉपिक आइन को कर लेते हैं। आइन क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ, पहले इसको लिख लें, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। व्हाट इज आइन, आइन क्या होता है, आइन क्या होता है, या फिर आइन को समझने से पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ो, थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ो। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ो। अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे पता है कि एटॉम क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये शेल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये शेल्स होते हैं। ये न्यूक्लियस होता है और शेल्स होते हैं। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको बेसिकली इसको मैं बोलता हूँ न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एटम की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस। और ये मेरे पास क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, या फिर इनको मैं शेल बोलता हूँ। सही है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो एटम था ना, अब एटम हमने क्या पढ़ा कि एटम क्या होता है, हमने पहले एटम पढ़ा। दो साइंटिस्ट थे, एक था लूसी या ल्यूकिपस और दूसरा था डेमोक्रिटस। ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने बेसिकली टर्म दिया था एटमॉस। इसने बोला कि आप किसी भी मेटल को तोड़ते जाओ, एक ऐसा हिस्सा आएगा, एक ऐसा पीस आएगा, एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। इसने बोला कि एटमॉस, ग्रीक वर्ड एटमॉस दिया। एटमॉस का मतलब होता है कि जो इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, मतलब जिसको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते। और इनविजिबल मतलब हमें दिखाई नहीं देता, इनविजिबल और इनडिवाइजिबल है मतलब जिसको आप तोड़ नहीं सकते। दो साइंटिस्ट थे, ल्यूकिपस एंड डेमोक्रिटस। इसने बोला कि जो एटम होता है वो एटमॉस, इसने बेसिकली एटमॉस टर्म यूज किया। इन्होंने बोला कि ये क्या है, इंडिविजिबल और इनविजिबल पार्टिकल है, मतलब इसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, इससे छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एक और साइंटिस्ट आया जिसे मैं बोलता हूँ डाल्टन। ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमारा सेकंड चैप्टर होता है। पहला चैप्टर हमारा स्टोइकियोमेट्री था, उसके बाद सेकंड चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर ये हम पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। दूसरा है डाल्टन।
डाल्टन। डाल्टन भी क्या था, एक साइंटिस्ट था। डाल्टन ने क्या किया, एटम की जगह पर उसने एटम टर्म यूज किया। ये क्या था, एटमॉस। एटमॉस की जगह पर इसने एटम टर्म यूज किया। इसने बोला कि हाँ, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, फर्दर आप एटम को तोड़ नहीं सकते। उसके बाद क्या आगे डिफरेंट साइंटिस्ट चले, जैसे जैसे आगे चलता गया तो अलग अलग साइंटिस्ट आए जिसने क्या किया, डिस्कवरी की। एक ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। जे अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। ये डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिसने सब एटॉमिक पार्टिकल कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से जो एटम होता है उसको भी हम तोड़ सकते हैं, मतलब एटम को भी तोड़ सकते हैं। अगर हम एटम को तोड़ सकते हैं तो एटम के अंदर क्या होता है, अगर हम एटम की बात करें, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो एटम के अंदर ये जो बीच सेंट्रल वाला पार्ट होता है जिसे मैं न्यूक्लियस कहता हूँ, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पर प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर आपसे कोई पूछे ऑर्बिट क्या होता है तो आप बोलोगे पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, उन पाथ को मैं बोलता हूँ ऑर्बिट या शेल। इनको मैं ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल भी बोलता हूँ, एनर्जी लेवल भी बोलता हूँ। जहाँ पर क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अराउंड क्या होते हैं, कुछ पाथ होते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं। क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, सर कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि ये क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। ये क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को आपको पता होता है, सही है, सही है, ये आपको चीज पता होगी, सही है। जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसके पास क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्या कर रहा होता है, पहले शेल के अंदर। ये क्या होता है, फर्स्ट शेल, और इन शेल का नाम होता है के एल। पहले शेल को हम के शेल कहते हैं, के शेल कहते हैं, के एल एम, और उसके ऊपर एन, मतलब इनका नाम होता है। पहले शेल को के बोलते हैं, दूसरे शेल को एल बोलते हैं, तीसरे शेल को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, और चौथे शेल को एन बोलते हैं। जैसे जैसे आगे शेल चलते जाए, पहले शेल क्या होता है, के शेल होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ ये के शेल ही होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। और हमेशा याद रखना, ये जो के शेल होता है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो इसके पास क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन एटम होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एटम तब स्टेबल होता है, एटम तब स्टेबल होता है, यहाँ पर 2 रूल होते हैं, एक होता है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट, दूसरा होता है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन तब स्टेबल होता है जब उसकी जो ये सेकंड पहला वाला शेल होता है ना, के शेल होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो, या जो ये एल शेल एम शेल होता है इनके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब ये एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब स्टेबल का मतलब होता है तब ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, जब तब ये बेसिकली हम कह सकते हैं तब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, इसको क्या चाहिए, बेसिकली इसको क्या चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब एटम को स्टेबल होने के लिए अपने जो के शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो बेसिकली एल एम एन शेल होते हैं इनके ऊपर क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी ये स्टेबल हो जाता है। अगर इसके अंदर ये क्या हो जाता है,
एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वही स्टेबल होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्या करता है, शेयरिंग करता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, उसका हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर यहाँ तक आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसका पार्ट 2 होता है जहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर आप सब्सक्राइब लाइक कर देते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और इसके बाद दूसरी पार्ट होती है, ये मैं थोड़ा रिपीट करूँगा, ये चीज़ आपको मैंने अच्छी तरह से समझाई है, फिर भी मैं क्या करूँगा, इसको एक और बार थोड़ा रिपीट करूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो को कल दूसरे पार्ट के अंदर मिलते हैं, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री के 2 या 3 बेसिकली क्लासेस होंगी जिसके अंदर मैं आपकी पूरी केमिस्ट्री के जो भी बेसिक्स होंगे उसको मैं कवर कर दूंगा।